नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विचलित करने वाले मामले पर बात करने वाले हैं। अजमेर 1992 का ब्लैकमेल और सीरियल रेप कांड। ये वो मामला है जिसने सिर्फ अजमेर को ही नहीं, मुझे लगता है पूरे देश को उस वक्त झकझोर के रख दिया था। जी बिल्कुल, एक बहुत ही भयानक और दुखद घटना थी ये। हाँ, तो आज हमने इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए कई सारे सोर्सेज देखे हैं, जैसे इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रिंट के आर्टिकल्स हैं, फिर विकिपीडिया है, लॉफुल लीगल का एनालिसिस है, क्राइम एंड पनिशमेंट इनकी भी काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग है इस पर। और एक एक थोड़ी अलग सी चीज़ भी है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक रिसर्च पेपर, वो कुछ राजनीतिक प्रतिनिधित्व और क्राइम रिपोर्टिंग के कनेक्शन पर बात करता है। जी, वो एक इंटरेस्टिंग एंगल है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सभी सोर्सेज से जो पता चला है उसे समझें कि भाई हुआ क्या था असल में, न्याय मिलने में इतना इतना लंबा वक्त क्यों लग गया, 3 दशक से ज्यादा, हाँ, बहुत लंबा समय। और उन लड़कियों पर, उन पीड़ितों पर क्या गुजरी, और क्या उस वक्त के जो राजनीतिक बदलाव थे उनका भी कोई असर पड़ा ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं परत दर परत क्या हुआ था। तो सबसे पहले ये अजमेर कांड, आखिर ये था क्या? देखिए, ये बात है 1990 से 92 के बीच की। अजमेर शहर में स्कूल और कॉलेज जाने वाली कई लड़कियों को कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 100 कुछ टू 50 तक, जिनकी उम्र भी काफ़ी कम थी, मतलब 11 से 20 साल के बीच। उन्हें एक सोचे समझे तरीके से, एक सिस्टमैटिक ढंग से निशाना बनाया गया। और ये करने वाले कौन थे? जो मुख्य आरोपी थे, फारूक और नफीस चिश्ती, वो अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम परिवार से जुड़े थे। और कई सोर्सेज, विकिपीडिया भी बताता है कि वो उस वक्त अजमेर यूथ कांग्रेस में भी काफी प्रभावशाली पदों पर थे। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों तरह का इन्फ्लुएंस था। जी बिल्कुल। और उनका तरीका बहुत ही घिनौना था। पहले किसी लड़की से दोस्ती करना, प्यार का झूठा नाटक करना या कभी मदद का बहाना, फिर उसे शहर से दूर किसी सुनसान जगह पर ले जाते थे। जैसे फारूक का एक बंगला था फॉयसागर रोड पर, उसका जिक्र आता है। वहां ले जाकर उसका यौन शोषण करते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इससे और भयानक बनाता है वो ये कि इस दौरान वो लड़कियों की नग्न या आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें खींच लेते थे। ओह। और फिर उन्हीं तस्वीरों से ब्लैकमेलिंग शुरू होती थी। लड़की पर दबाव डाला जाता था कि वो अपनी और सहेलियों को उनके पास लेकर आए। मतलब एक लड़की को फंसाओ, फिर उसे इस्तेमाल करके और लड़कियों को फंसाओ। हाँ, ये एक चेन रिएक्शन जैसा बन गया था। एक जाल जिसमें लड़कियां फंसती जा रही थीं। ये तो वाकई बहुत भयावह है। एक ढाल दे दी थी। शायद उन्हें लगने लगा था कि कानून तो उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये ताकत का बहुत बुरा इस्तेमाल था, भरोसे का खून था। हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया कि ज्यादातर पीड़ित लड़कियां हिंदू थीं और आरोपी मुस्लिम, जिनका लोकल लेवल पे काफी दबदबा था। जी, ये बात भी सामने आई थी। उस वक्त के जो पुलिस अधीक्षक थे एन.के. पाटनी, उन्होंने बाद में बताया भी था कि इस वजह से मामले की जांच करना, बिना उसे सांप्रदायिक रंग दिए, एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े स्केल पर ये सब चल रहा था, तो इतनी टाइम तक ये बात दबी कैसे रही? मतलब महीनों, शायद सालों तक। देखिए, जैसा कई सोर्सेज में है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था डर, शर्म, समाज में बदनामी का खौफ। वो लड़कियां चुप रहने को मजबूर थीं। उन्हें लगता था कि अगर किसी को पता चला तो उनकी ही इज्जत जाएगी, परिवार का नाम खराब होगा। हम्म। और जैसा होता है अक्सर, जब इतने रसूखदार लोग शामिल हों तो सिस्टम भी कई बार या तो दबाव में आ जाता है या आंखें मूंद लेता है। तो फिर ये राज खुला कैसे आखिर? ये चुप्पी टूटी कैसे? 1992 में यह मामला तब फटा जब विकिपीडिया और द प्रिंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फोटो लैब थी जहां ये आरोपी तस्वीरें डेवलप करवाने जाते थे। वहां के कुछ कर्मचारियों ने ये तस्वीरें लीक कर दी। कहते हैं एक डेवलपर ने अपने पड़ोसी देवेंद्र जैन को दिखाई और उन्होंने कथित तौर पर इनकी कॉपियां बनवाकर लोकल हिंदी अखबार दैनिक नवज्योति और विश्व हिंदू परिषद तक पहुंचा दी। अच्छा, तो मीडिया में खबर आई। हाँ, दैनिक नवज्योति के जर्नलिस्ट थे संतोष गुप्ता और दीनबंधु चौधरी। उन्होंने इस पर खबरें छापी। पहली खबर शायद 21 अप्रैल 92 को छपी। उस पर उतना ध्यान नहीं गया। लेकिन 15 मई 92 की जो रिपोर्ट थी, उसमें पीड़ितों की कुछ धुंधली तस्वीरें भी थीं। बस उस रिपोर्ट ने पूरे अजमेर शहर में जैसे आग लगा दी। हाँ, एक विक्टिम ने बाद में बताया भी था कि वही तस्वीरें कोर्ट में सबूत बनी। जी, और इसके बाद तो लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्सा फूट पड़ा। 18 मई 1992 को पूरा अजमेर शहर बंद रहा। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। और एक चौंकाने वाली बात जो नवज्योति के एडिटर दीनबंधु चौधरी ने बाद में इंडिया टुडे को बताई थी कि लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इस कांड की भनक
कहानी छपने से लगभग 1 साल पहले लग चुकी थी। 1 साल पहले? हाँ, लेकिन आरोप यही है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो फिर मीडिया का रोल बहुत बड़ा रहा इसमें। बिल्कुल। खबर छपने के बाद जो पब्लिक का गुस्सा भड़का, उसी ने प्रशासन को एक्शन लेने पर मजबूर किया। जैसा कि पत्रकार संतोष गुप्ता ने द प्रिंट को कहा भी था, ये केस सिर्फ मीडिया की वजह से ही जिंदा रहा। तो आखिरकार FIR हुई? जी, दबाव बढ़ा तो 30 मई 1992 को गंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई। शुरू में 8 लोगों के खिलाफ, लेकिन जांच के बाद कुल 18 लोगों पर चार्जशीट फाइल हुई। इनमें से एक आरोपी था पुरुषोत्तम। उसने 1998 में सुसाइड कर लिया था। और यहीं से शुरू हुई वो लंबी लड़ाई। न्याय के लिए 32 साल लग गए। हाँ, एक बेहद लंबी और थका देने वाली लड़ाई। और ये देरी क्यों हुई, इसके पीछे कई कारण थे जिनका जिक्र रिपोर्ट्स में आता है। क्या कारण थे? सबसे बड़ी वजह तो थी कि आरोपी लगातार फरार होते रहे। नफीस चिश्ती, नसीम चिश्ती उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, ये सब ट्रायल के दौरान ही भाग गए। कुछ तो शुरू से ही हाथ नहीं आए, जैसे सोहेल चिश्ती, जमीर हुसैन और अलमास महाराज। इनकी गिरफ्तारियां होने में सालों लग गए। जरा सोचिए, नफीस 2003 में पकड़ा गया, इकबाल 2005 में, सलीम और हुसैन 2012 में। और सोहेल गनी, उसे पकड़ने में 26 साल लगे। 2018 में गिरफ्तार हुआ। 26 साल! और वो अलमास महाराज, वो अब भी फरार है। माना जाता है कि अमेरिका भाग गया है। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है उसके खिलाफ। मतलब इंटरनेशनली वांटेड है। बाप रे! और यहीं पर हमारे कानून की एक, कह सकते हैं, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी सामने आई। crime-and-punishment.in की रिपोर्ट बताती है कि जब भी कोई फरार आरोपी सालों बाद पकड़ा जाता या सरेंडर करता, तो बचाव पक्ष के वकील क्या करते थे? वो कानूनी तौर पर गवाहों से, खासकर पीड़ितों से, दोबारा जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन की मांग करते थे। अच्छा। दोबारा? हाँ। ये उनका कानूनी अधिकार था। लेकिन इसका नतीजा क्या होता था? ट्रायल बार बार रुकता था, लगभग नए सिरे से शुरू हो जाता था। इसका उन लड़कियों पर, उन पीड़ितों पर क्या असर पड़ा होगा, ये सोचकर ही मतलब रूह कांप जाती है। बार बार कोर्ट के चक्कर, बार बार उन्हीं आरोपियों के सामने खड़े होना और उस भयानक हादसे को बार बार याद करके बयान देना। ये तो मानसिक रूप से तोड़ देने वाला है। बिल्कुल। ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये वो है जिसे रीट्रॉमेटाइजेशन कहते हैं। मतलब उनके जख्मों को बार बार कुरेदना। इसके अलावा एक और बड़ी वजह थी देरी की, गवाहों का मुकर जाना, हॉस्टाइल हो जाना। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। 32 साल तो बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। वो लड़कियां जो उस समय विक्टिम थीं, अब महिलाएं बन चुकी थीं। कई की शादी हो गई, बच्चे हो गए, कुछ तो शायद दादी नानी भी बन गई होंगे। कई ने शहर छोड़ दिया था। वो अपनी पहचान सामने लाने से डरती थी। समाज का डर, परिवार की इज्जत का डर। हाँ, प्रोसिक्यूटर वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया भी था कि तीसरे ट्रायल के लिए 16 पीड़ितों का पता लगा पाए, लेकिन कोर्ट तक सिर्फ 6 आईं और उनमें से भी 3 मुकर गईं। जी। और पुलिस ऑफिसर दलबीर सिंह फौजदार ने भी ये मुश्किल बताई थी कि पीड़ितों को ढूंढना कितना कठिन था। एड्रेस बदल गए थे, कुछ ने तो पहचानने से ही मना कर दिया। एक विक्टिम ने तो रोते हुए कहा था कि अगर उसकी बेटी के ससुराल वालों को पता चल गया तो उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। ओहो। ये दिखाता है कि समाज का डर कितना ज्यादा था। बहुत ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक ऑब्जर्वेशन में ये माना था कि इसी सामाजिक कलंक और भविष्य खराब होने के डर से कई पीड़ित गवाही देने से कतराती रहीं और इससे प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर हुआ। तो इतने सालों की लड़ाई, ये कोर्ट कचहरी, इसके बाद फैसले क्या आए? क्या इसे न्याय कहेंगे? देखिए, फैसले कई स्टेज में आए, जो इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी को भी दिखाता है। पहला बड़ा फैसला आया 18 मई 1998 को। तब 12 आरोपियों को सजा हुई थी, ज्यादातर को उम्र कैद। अच्छा, तो सजा तो हुई थी। हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2001 में मामला गया राजस्थान हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने उन 12 में से 4 को बरी कर दिया और बाकी जो 8 बचे, उनकी उम्र कैद की सजा घटाकर 12 साल कर दी। घटा दी। जी। फिर 2003 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को और घटा दिया, 10 साल कर दिया। 10 साल मतलब जो शुरू में दोषी पाए गए थे, उनमें से कई सजा काट के बाहर आ गए। हाँ बिल्कुल, अपनी सजा पूरी करके बाहर आ गए। और वो मुखिया आरोपी फारूक चिश्ती? फारूक चिश्ती को 2007 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी ठहराया था, लेकिन उसकी सजा भी बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने कम कर दी और वो 2013 में रिहा हो गया। कमाल है। जो सबसे लेटेस्ट और शायद सबसे अहम फैसला आया, वो इसी साल आया है 20 अगस्त 2024 को। अजमेर की एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने उन 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जो सालों तक फरार रहने के बाद पकड़े गए थे। हाँ, उनकी नाम थे नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती,
इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन। जी, यही 6। और कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। हाँ, हर दोषी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। और जज रंजन सिंह ने ये भी निर्देश दिया कि ये जो कुल रकम है जुर्माने की, यानी 30 लाख रुपए, ये पीड़ितों में मुआवजे के तौर पर बांटी जाए, हर पीड़ित को करीब 7 लाख रुपए। जज ने अपने ऑर्डर में एक बड़ी मार्मिक बात कही। उन्होंने लिखा, हालांकि इस मामले में पीड़ितों का दर्द खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ दर्द कम जरूर होगा। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो फिर भी वही है, 32 साल बाद मिली ये सजा, क्या इसे पूरा न्याय कह सकते हैं? वो कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने जैसा है। यहाँ ये बात कितनी सही लगती है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी का शायद सबसे दुखद पहलू वो है उन पीड़ितों का दर्द जो उन्हें अपराध होने के बाद भी लगातार झेलना पड़ा। हाँ, ये वाकई दिल दहला देने वाला है। कई सोर्सेज जैसे लॉफुल लीगल, विकिपीडिया बताते हैं कि उन्हें समाज या परिवार से सपोर्ट मिलना तो दूर, उल्टा उन्हें हैरासमेंट झेलना पड़ा, धमकियां मिली। और पुलिस जांच के हवाले से रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि करीब 6 पीड़ितों ने कथित तौर पर आत्महत्या तक कर ली। जी, ये रिपोर्ट्स हैं। एक अजमेर महिला समूह था जिसने पीड़ितों की मदद की कोशिश की तो उन्हें भी धमकियां मिली और उन्हें पीछे हटना पड़ा। और उस वक्त के कुछ छोटे अखबारों ने भी मुश्किलें बढ़ाईं। हाँ, कुछ छोटे सेंसेशनल टैबलॉइड अखबार थे। द प्रिंट की रिपोर्ट बताती है कि कैसे पत्रकार मदन सिंह के लहरों की बरखा जैसे अखबारों ने पीड़ितों के नाम छापने शुरू कर दिए थे। इससे तनाव और बढ़ गया। कुछ और सोर्सेज ये भी आरोप लगाते हैं कि इन टैबलॉइड्स के पास लड़कियों की वो आपत्तिजनक तस्वीरें थी और उन्होंने परिवारों को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठे ताकि तस्वीरें ना छापें। बाद में उस पत्रकार मदन सिंह की हत्या भी हो गई थी, जिसके कारण आज तक साफ नहीं है। और एक पीड़िता की कहानी जो छपी है crimeandpunishment.in और टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो बताती है कि कैसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ। 18 साल की उम्र में गैंग रेप हुआ। पहली शादी हुई, पति को पता चला तो कुछ ही दिन में छोड़ दिया। दूसरी शादी हुई, बच्चा हुआ, लेकिन समाज की कानाफूसी, अतीत का साया, वो रिश्ता भी टूट गया। और बार बार कोर्ट जाना पड़ा, उन्हीं लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। आज भी वो अकेले रहने को मजबूर है। ये दिखाता है कि जो यौन हिंसा के शिकार होते हैं उन्हें अक्सर दोहरा विक्टिमाइजेशन झेलना पड़ता है। दोहरा विक्टिमाइजेशन। हाँ, एक तरफ तो वो अपराध का शिकार होते हैं और दूसरी तरफ उन्हें समाज और सिस्टम की उदासीनता, उनके सवालों, उनके तानों का शिकार होना पड़ता है। उनका दर्द सिर्फ फिजिकल या मेंटल नहीं रहता, वो सोशल और इकोनॉमिक भी बन जाता है, जिसका असर उनकी पूरी जिंदगी पे पड़ता है। हमने देखा कि कैसे उन पीड़ितों की आवाज दबाई गई, उन्हें सामने आने में कितना डर था, कितनी हिचक थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिस्टम में कुछ ऐसा हो सकता था या हो सकता है जो पीड़ितों को रिपोर्ट करने की हिम्मत दे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वाला रिसर्च पेपर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, बताइए उसके बारे में। वो पेपर फोकस करता है 1993 में भारत में लागू हुए 73वें संविधान संशोधन पर। इस संशोधन से क्या हुआ कि पंचायतों में, मतलब लोकल गवर्नमेंट में, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व हो गईं। ये कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर लागू हुआ। ठीक है। अब इस पेपर का मेन तर्क ये है कि जिन राज्यों और जिलों में महिलाओं को ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला, वहां महिलाओं के खिलाफ दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। बढ़ोतरी? अपराध बढ़ गए? हाँ, औसतन करीब 44% की बढ़ोतरी। रेप और किडनैपिंग जैसे सीरियस क्राइम के रजिस्टर्ड केसेस भी बढ़े। ये तो चिंता की बात लगती है कि महिला नेताओं के आने से अपराध बढ़ गए। नहीं, यहीं पर ट्विस्ट है। रिसर्चर्स इसे एक्चुअली एक पॉजिटिव साइन मानते हैं। पॉजिटिव? कैसे? उनका एनालिसिस कहता है कि ये जरूरी नहीं कि अपराध असल में बढ़े हों। हाँ। हो सकता है ये रिपोर्टिंग में सुधार का संकेत हो। अच्छा, मतलब ज्यादा मामले दर्ज होने लगे। हाँ, उनका मानना है कि जब लोकल लेवल पे महिला नेता होती हैं तो शायद पुलिस महिलाओं की शिकायतों को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और शायद पीड़ित महिलाएं भी अपनी शिकायत दर्ज कराने में ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात सुनेगा। ये तो बिल्कुल अलग नजरिए से देखना हुआ आंकड़ों को। जी। और इसके सपोर्ट में पेपर कुछ और पॉइंट्स भी देता है, जैसे महिला आरक्षण लागू होने के बाद ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां तो बढ़ीं, लेकिन पुलिस जांच की क्वालिटी, जैसे चार्जशीट फाइल करने का रेट, उसमें कमी नहीं आई। हाँ।
दूसरी बात, मर्डर या सुसाइड जैसे क्राइम जिनकी रिपोर्टिंग में हेरफेर की गुंजाइश कम होती है, उनमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई। और ये असर उन इलाकों में ज्यादा था जहां महिलाएं पहले से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। ओके। और एक और बात कि समय के साथ रिपोर्टिंग में बढ़ोतरी का ये असर धीरे धीरे कम होता गया, शायद इसलिए कि अपराधियों में कानून का डर बढ़ने लगा हो, डिटरेंस इफेक्ट जिसे कहते हैं। तो अगर इस नजरिए से देखें, अजमेर मामला तो 1992 का है, मतलब 73वें संशोधन के लागू होने से ठीक पहले का। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि उस वक्त लोकल लेवल पर महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कमी भी एक कारण रही हो कि ये मामला इतने वक्त तक दबा रहा, कि पीड़ितों के लिए आवाज उठाना इतना मुश्किल था? देखिए, ये एक सोचने वाली बात जरूर है। ये रिसर्च सीधे तौर पर अजमेर केस का एनालिसिस नहीं करती, लेकिन ये उस माहौल को समझने में मदद करती है जिसमें ये सब हुआ। ये दिखाता है कि अपराध के जो आंकड़े हमें दिखते हैं वो हमेशा जमीनी हकीकत की पूरी तस्वीर नहीं होते। राजनीतिक और सामाजिक बदलाव किस तरह रिपोर्टिंग को बदल सकते हैं, ये उसका एक उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि दर्ज अपराधों के आंकड़ों को इंटरप्रेट करते वक्त हमें कितना सावधान रहना चाहिए। हाँ, कि बढ़े हुए आंकड़े हमेशा बढ़ते अपराध का मतलब नहीं होते। बिल्कुल। वो बेहतर रिपोर्टिंग या पीड़ितों के बढ़ते भरोसे का भी संकेत हो सकते हैं। तो अजमेर 1992 कांड की इस पूरी गहरी पड़ताल से हमने क्या समझा? हमने देखा कि कैसे पावर, इन्फ्लुएंस, सामाजिक रसूख का भयानक गलत इस्तेमाल करके इतने बड़े पैमाने पर अपराध किया गया। हाँ, सबसे दर्दनाक कि कैसे पीड़ितों को न सिर्फ उस भयानक अपराध को झेलना पड़ा, बल्कि उसके बाद भी समाज और सिस्टम की तरफ से लगातार एक अंतहीन पीड़ा और उपेक्षा मिली। बिल्कुल। और साथ ही हमने उस हार्वर्ड स्टडी के जरिए ये भी समझा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे पॉजिटिव कदम भी क्राइम के रजिस्टर्ड आंकड़ों को कैसे बदल सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझना कितना जरूरी है। ये मामला वाकई कई गंभीर सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। अंतिम विचार उत्तेजक प्रश्न। सोचिए, अजमेर जैसा मामला जिस पर मीडिया की इतनी नजर थी, समाज में इतना गुस्सा था, उसमें भी न्याय पक्का करने में, पीड़ितों को समय पर राहत दिलाने में इतनी मुश्किलें आईं, इतनी देर हुई, तो फिर उन अनगिनत मामलों का क्या होता होगा जो कभी सामने ही नहीं आ पाते, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। जो लोग कमजोर हैं, हाशिए पर हैं, उनकी सुरक्षा और उन्हें समय पर न्याय दिलाने के लिए सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में किन बुनियादी, किन ढांचागत बदलावों की जरूरत है, इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।